हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8th। बच्चों, ये है आपकी अंतरा व्याकरण एवं रचना की बुक। चलिए अब हम आज इसमें पाठ 5 पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पाठ 5 है उपसर्ग। उपसर्ग आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आज हम एक बार इसको फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। क्लास 8th में उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता लाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए। ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के आरंभ में लगकर, यानी कि कोई भी शब्द मूल शब्द होता है उसके आगे लगते हैं। ठीक है, मूल शब्द के आरंभ में लगकर, यानी कि आरंभ यानी कि पहले, शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में विशेषता लाकर, यानी कि उस शब्द में कुछ विशेषता ला देते हैं। अर्थ जो होता है उसमें जो शब्द होता है उसके अर्थ में कुछ विशेषता आ जाती है। अगर हम इस शब्द को आगे लगाते हैं, उसके आरंभ में लगा देते हैं, तो क्या होता है, जो अर्थ होता है उसमें कुछ विशेषता आ जाती है। ठीक है, और विशेषता लाकर जो नए शब्द, एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। अब ये देखिए, भाव। ठीक है, भाव और राह। ठीक है, भाव तो किसी चीज का जैसे भाव है। ठीक है, भाव के आगे अगर हम आ लगा देंगे तो शब्द का अर्थ जो है वो बिल्कुल ही अलग हो गया, यानी कि अभाव, यानी कि कमी। ठीक है, उसके बाद है चौराहा। राह, क्या राह, तो ये क्या होती है, रास्ता। ठीक है, उसके आगे हमने लगा दिया चौ, तो क्या हो गया, चौराहा, यानी कि चार राह। एक राह से चौराहा, यानी कि चार राहें हो गई। ठीक है, अब जैसे पूत है, पूत का मतलब क्या होता है, बेटा। ठीक है, और इसके आगे हमने लगा दिया का, तो ये हो गया कपूत, यानी कि बुरा बेटा। और इसी के आगे अगर हम लगा देंगे स, तो क्या हो गया, सपूत, यानी कि बहुत अच्छा बेटा। तो देखिए अर्थ में कितना अंतर आया, एक विशेषता आ गई अर्थ में। कर्म, कर्म मतलब कार्य। ठीक है, अगर इसमें हम सु लगा देंगे तो क्या हो गया, अच्छे कर्म। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, अच्छे कर्म। कर्म का मतलब तो कार्य हो गया, कर्म हो गया, कैसे भी कर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सु शब्द लगा देंगे तो सुकर्म, यानी कि अच्छे कर्म। और अगर इसी शब्द के आगे हम कर्म के आगे कु लगा देंगे, कुकर्म, यानी कि बहुत बुरे कर्म। ठीक है, तो एक अंतर आ जाता है, एक अर्थ में अंतर आ जाता है। उपर्युक्त उदाहरणों में अ, क, चो और सु वे शब्दांश हैं जिनका प्रयोग मूल शब्दों के प्रारंभ में किया गया है तथा उनके जुड़ते ही नए विशेष शब्दों का निर्माण हुआ है, अतः उपर्युक्त शब्दांश उपसर्ग हैं। हिंदी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है: तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग। तत्सम उपसर्ग, सबसे पहले हम तत्सम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम उपसर्ग वे उपसर्ग हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। ठीक है, जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। अब ये देखिए, उपसर्ग है, इसका अर्थ भी दिया हुआ है और यहाँ जो है उदाहरण दिए हुए हैं। अति, अति का मतलब होता है अधिक, यानी हम किसी भी शब्द के आगे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अधिक में उसकी जो है वो अर्थ है जो वो अधिक में आ जाएगा। जैसे अत्यंत, अत्याचार, अत्युत्तम, अत्यधिक आदि। इसी तरीके से अभि, अभि यानी कि सामने या और। अभियुक्त, अभिमान, अभियोग, अभिशाप आदि। उत यानी कि ऊपर या श्रेष्ठ। उत्थान, उन्नति, उत्तम, उत्कर्ष आदि, ये सब जो शब्द है वो ऊपर या श्रेष्ठ के लिए है। दुस या दूर, इसका मतलब होता है कठिन या बुरा। दुर्जन, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुर्भाग्य, दुर्दशा। इन शब्दों को पढ़ के समझ में आ रहा है कि यानी कि बुरा ही है, कठिन है या बुरा है। ठीक है, दुर्जन यानी कि बुरा, जो लोग बुरे होते हैं। दुष्कर्म, बुरा कर्म। दुस्साहस यानी कि दुस्साहस करना।
ठीक है। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, यानी कि बुरा ही इसके संग हो रहा है। ऐसे निस, नी, यानी कि रहित, नहीं। इसी तरीके से परा, यानी कि विपरीत और नाश, पराजय, पराधीन, पराक्रम आदि। ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो उनके जो मूल शब्द हैं, जो शब्द थे, उसमें उसके जो अर्थ हैं उसमें उपसर्ग लगाने से एक विशेषता, अर्थ में जो है वो विशेषता आ जाती है और एक नए शब्द का निर्माण होता है। उसके बाद है तद्भव उपसर्ग, आगत उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो आज मैंने आपको तत्सम उपसर्ग के बारे में समझाया। तो अभी आपको सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से ऐसे शब्दांश से लेके और यहाँ तक इसकी रीडिंग करनी है और इसको एक बार फिर से अपने आप पढ़ के और रीडिंग करके इसको आपको समझना है। ओके। उसके बाद हम जो इसका पाठ का जो और भाग है उसको हम कल पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके।